नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधिक क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू गंगा एजुकेशन। कभी आपके पास रिजल्ट आया है और आपको मार्कशीट देकर लगा हो भाई ये मेरे मार्क्स हो ही नहीं सकते। हम सब ने ये फ्रस्ट्रेशन फील किया, राइट? और यही एक छोटी सी फ्रस्ट्रेशन फाउंडेशन बनी इंडिया के एक मैसिव लीगल शोडाउन की। आज हम सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वर्सेस आदित्य बंडोपाध्याय 2011 का केस। एग्जाम के लिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो कोर क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि डू यू एक्चुअली हैव द राइट टू सी योर ग्रेडेड एग्जाम पेपर? क्या एक स्टूडेंट लीगली अपनी चेक की हुई आंसर शीट देखने का हक रखता है? ओके, चलिए लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के इस एक्सप्लेनर को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। नंबर 1, अ स्टूडेंट सिंपल रिक्वेस्ट। नंबर 2, CBSE स्ट्रिक्ट एग्जाम बायलॉज। नंबर 3, द पावर ऑफ RTI। और नंबर 4, डिफाइनिंग फिड्यूशरी रिलेशनशिप्स। लेट्स मूव ऑन। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सेक्शन 1, अ स्टूडेंट्स सिंपल रिक्वेस्ट। ये बेसिकली वो कैटलिस्ट था जिसने इस पूरी सुप्रीम कोर्ट बैटल को शुरू किया। इस केस के फैक्ट्स को एक प्रॉपर स्टोरी फॉर्मेट में समझते हैं। बात है 2008 की। आदित्य बंदोपाध्याय अपना CBSE क्लास 10 का एग्जाम देता है। जब रिजल्ट आता है तो उसके मार्क्स एक्सपेक्टेशन से काफी कम थे। उसे लगा कि ठीक से पेपर चेक नहीं हुआ है, तो उसने डायरेक्टली CBSE को अप्रोच किया और अपनी आंसर बुक इंस्पेक्ट करने की रिक्वेस्ट डाल दी। पर जुलाई 2008 में CBSE ने उसकी रिक्वेस्ट रेट रिजेक्ट कर दी। आदित्य ने हार नहीं मानी, वो कैलकाटा हाईकोर्ट गया और वहां से ये लीगल बैटल एस्केलेट होते होते 2011 में सीधा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द शेयर स्केल ऑफ द प्रॉब्लम। 65 मिलियन। देखिए, हर साल CBSE क्लास 10th और 12th के एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, जिसमें करीब 12 से 13 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं और लगभग 60 to 65 लाख आंसर बुक्स प्रोड्यूस होती हैं। CBSE का मेन डिफेंस ये था कि अगर उन्होंने हर एक स्टूडेंट को आंसर कॉपी दिखानी शुरू कर दी तो उनका पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। उनके लिए ये लिटरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर बन जाता। ये हमें ले आता है सेक्शन 2 पर, CBSE स्ट्रिक्ट एग्जाम बाय लॉज। ये इस केस का इमूवेबल ऑब्जेक्ट था, एक ऐसी दीवार जिसे क्रॉस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। CBSE का ग्रेडिंग प्रोसेस बहुत ही मल्टीलेयर्ड और स्ट्रिक्ट है। सबसे पहले कंप्लीट सीक्रेसी के लिए फिक्टिशियस रोल नंबर्स दिए जाते हैं। फिर कॉपीज को जंबल करके सेंट्रलाइज्ड इवैल्यूएशन सेंटर्स भेजते हैं, जहां एग्जामिनर्स एक स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म मार्किंग स्कीम से उन्हें असेस करते हैं। और फाइनली हेडक्वार्टर्स में रिजल्ट्स रिव्यू होते हैं। अगर हम इसको एविडेंस लॉ के पर्सपेक्टिव से समझे तो स्टूडेंट के पास उसकी मेहनत का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता जब तक उसे उसकी फिजिकल कॉपी ना मिले। CBSE का ये स्ट्रिक्ट सिस्टम एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की तरह था कि उनका प्रोसेस फेयर है, पर जेन्युइनली एक स्टूडेंट के लिए वो काफी नहीं था। CBSE कंप्लीटली बिलीव करती थी कि उनका सिस्टम फूल प्रूफ है। इसके अलावा एक बहुत प्रैक्टिकल रोड ब्लॉक भी था। CBSE के बायलॉ 62 एक्सप्लिसिटली कहता है कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आंसर बुक्स को सिर्फ 3 महीने तक मेंटेन किया जाएगा और उसके बाद उन्हें डिस्पोज ऑफ यानी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। उन्हें डर था कि अगर मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स ने डिस्पोजल विंडो के बाद अपनी कॉपीज मांगनी शुरू कर दी तो क्या होगा? पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव केओस। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, द पावर ऑफ RTI। ये थी हमारी अनस्टॉपेबल फोर्स। वैसे अगर आपको ऐसे ही केस लॉ सिंप्लीफाइड चाहिए तो गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। Now what's really interesting about this slide is the direct clash between two rules. एक तरफ CBSE का अपना बायलॉ 61(4) स्ट्रिक्टली स्टेट करता है कि कोई भी कैंडिडेट आंसर बुक के डिस्क्लोजर या इंस्पेक्शन का क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी तरफ हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट सेक्शन 3 हर सिटीजन को फंडामेंटल राइट टू इन्फॉर्मेशन गारंटी करता है। ये डायरेक्ट टकराव इस केस का सबसे बड़ा लीगल इशू था। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में जीतेगा कौन? ये सेक्शंस एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनिए। RTI एक्ट का सेक्शन 22 इस एक्ट को एक ओवरराइडिंग इफेक्ट देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर RTI एक्ट और किसी भी दूसरे कानून या डिपार्टमेंटल बायलॉ के बीच इनकंसिस्टेंसी है तो ऑलवेज RTI एक्ट प्रिवेल करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इसी ओवरराइड कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, ये क्लियर करने के लिए कि ट्रांसपेरेंसी लॉज इंस्टीट्यूशनल सीक्रेसी को हरा देते हैं। कोर्ट ने यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया। RTI एक्ट के अंडर उन्होंने रूल किया कि इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स लीगली इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड की डेफिनेशन में आती हैं। इसलिए यस, स्टूडेंट्स उन्हें इंस्पेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं और सर्टिफाइड कॉपीज भी ले सकते हैं, लेकिन
कोर्ट ने एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री भी ड्रॉ की। स्टूडेंट्स आरटीआई का यूज करके अपने मार्क्स की रीवैल्यूएशन फोर्स नहीं कर सकते। आरटीआई सिर्फ एक्सेस देता है, मार्क्स बदलने का रेमेडी नहीं। Let's look at Section 4, Defining Fiduciary Relationships. ये था सीबीएसई का फाइनल लीगल लूपहोल बचने के लिए और इस केस का क्लाइमैक्स। सीबीएसई ने आरटीआई एक्ट के सेक्शन 81E का एग्जेम्पशन इन्वोक किया। ये सेक्शन बेसिकली कहता है कि पब्लिक अथॉरिटी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए बाउंड नहीं है जो उसने फिड्यूशरी रिलेशनशिप में होल्ड की हो। सीबीएसई का बड़ा स्मार्ट आर्ग्यूमेंट ये था कि हम आंसर बुक्स को एक सेक्रेट ट्रस्ट में, एक फिड्यूशरी कैपेसिटी में होल्ड करते हैं, इसीलिए हम उन्हें डिस्क्लोज करने से लीगली मना कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रखना एग्जाम के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली लॉ डिक्शनरी से फिड्यूशरी रिलेशनशिप को डिफाइन किया। सिंपली पुट, ये एक ऐसी रिलेशनशिप है जहां एक इंसान लीगली बाउंड होता है किसी दूसरे के बेनिफिट के लिए एक्ट करने को। इसमें हाईएस्ट ड्यूटी ऑफ केयर, ट्रस्ट और एब्सोल्यूट लॉयल्टी रिक्वायर्ड होती है। इस एब्स्ट्रैक्ट लीगल थ्योरी को प्रैक्टिकल बनाने के लिए कोर्ट ने कुछ एवरीडे एग्जाम्पल्स लिस्ट किए, जैसे एक ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का रिलेशन, या एक गार्डियन और वार्ड का, एजेंट और प्रिंसिपल, या फिर एक अटॉर्नी और उसके क्लाइंट के बीच का बॉन्ड। इन सभी में एक एक्सट्रीम लेवल का ट्रस्ट इन्वॉल्व होता है, जिसे लॉ स्पेशली प्रोटेक्ट करता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज द फाइनल सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। कोर्ट ने सीबीएसई की इस थ्योरी को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने क्लियरली होल्ड किया कि एग्जामिनिंग बॉडीज इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स को एग्जामिनर्स के साथ किसी भी तरह के फिड्यूशरी रिलेशनशिप में होल्ड नहीं करती हैं। एग्जामिनर्स बस अपनी एक जनरल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए सेक्शन 81E का ये एग्जेम्पशन सीबीएसई पर अप्लाई नहीं होता। आदित्य लीगली ये केस जीत गया। ये केस हमें एक बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल देता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि डेमोक्रेसी ओपननेस एक्सपेक्ट करती है। उन्होंने स्पेसिफिकली कोट किया, सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, यानी ट्रांसपेरेंसी से बेहतर कोई दवा नहीं है। इंस्टीट्यूशन की इंटरनल सीक्रेसी से ज़्यादा बड़ी चीज़ पब्लिक इंटरेस्ट और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो एज अ लॉ स्टूडेंट हमारे पास यहाँ एक क्रिटिकल एनालिसिस निकल कर आता है, क्या इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी कभी एक सिटीजन के ट्रांसपेरेंसी के राइट को आउटवे कर सकती है? इस जजमेंट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है स्टूडेंट एम्पावरमेंट, पर इसका एक डाउनसाइड यह है कि बोर्ड्स पर हैवी एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन जरूर आ गया है। चलिए क्विकली रिवाइज करने के लिए 2 MCQ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, एज पर दिस जजमेंट इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स फॉल अंडर विच डेफिनेशन ऑफ द आरटीआई एक्ट? सही जवाब है दे आर लीगली कंसिडर्ड इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 2F। क्वेश्चन 2, क्या आरटीआई एक्ट आपको अपने मार्क्स की रीवैल्यूएशन फोर्स करने का राइट देता है? द कोर प्रिंसिपल इज क्लियर, एब्सोल्युटली नो, एक्सेस यस, रीवैल्यूएशन नो। अब एक मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन नोट करें। एनालाइज हाउ द आरटीआई एक्ट बैलेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी विद अ सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन विद रेफरेंस टू द आदित्य बंदोपाध्याय केस। इसको डेफिनेटली प्रैक्टिस कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे। लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, यहाँ लॉ समझाया जाता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। कीप स्टडिंग। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।